नमस्कार। आनंद क्लामेंस रिकॉर्डिंग स्टूडियो से मैं आनंद प्रकाश आर्टिस्ट आज फिर हाजिर हूँ एक ऐसी शख्सियत को लेकर के जिनका व्यक्तित्व आपको प्रेरित ही नहीं करेगा बल्कि आपको ऊर्जावान बनाएगा। जी हाँ, मेरे साथ आज हैं भिवानी से रमाकांत जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। इन्होंने बहुत कुछ ऐसा किया है जिससे आपको प्रेरणा मिलेगी। तो आइए आज चर्चा करते हैं इनसे, इनके साहित्यिक जीवन की और उस यात्रा की जिन्होंने इनको एक अलग पहचान दी है। रमाकांत जी, आपका स्वागत है आनंद क्लामेंस रिकॉर्डिंग स्टूडियो। धन्यवाद आपका। जी, चाय भी अपने साथ साथ चलेगी और बातें भी साथ साथ चलेंगी। जी। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि साहित्य में आपने जो मुकाम हासिल किया है, इसके पीछे किसकी प्रेरणा रही है और आपका लक्ष्य क्या है, कहाँ तक आप पहुँचेंगे इस यात्रा को लेके। तो जहाँ से भी आप शुरू करना चाहें शुरू कर सकते हैं बताना, और जहाँ भी आप समाप्त करना चाहें समाप्त कर सकते हैं। मस्ती से चाय भी पियेंगे और चर्चा भी करेंगे। पहले तो डॉक्टर आनंद जी, आपका बहुत बहुत आभार। शुक्रिया कि आपने डॉक्टर रमाकांत शर्मा को मुझे यहाँ स्टूडियो में आने का न्योता दिया। सौभाग्य हमारा। और जो प्रश्न आपने किया जी, ये एक ऐसा प्रश्न है कि जब भी किसी साहित्यकार का साक्षात्कार होता है जी, तो मुझे लगता है कि अमूमन यही प्रश्न पूछा जाता है जी, कि आपकी यात्रा की शुरुआत कहाँ से हुई। तो ये बहुत स्वाभाविक सी बात है कि यात्रा की शुरुआत तो जो है घर से ही होती है सभी की। जी। घर का वातावरण जिस प्रकार का होता है वहाँ से हमें संस्कार मिलते हैं। जी, मेरे घर का वातावरण भी कुछ साहित्यिक था और बहुत मानवीय वातावरण था। जी, तो उसमें से चिंतन, उसमें से बातचीत निकलती थी। और मैं एक बहुत रहस्यमयी बात आपको बताता हूँ अपने जीवन की। जी, ननिहाल में मेरा पालन पोषण हुआ। जी, तो जैसे कि परंपरा कभी इस देश में रही है, समाज में रही है, वो क्यों रही पता नहीं। मैं हालांकि उसका बहुत समर्थन नहीं करता हूँ उस परंपरा का, लेकिन ऐसा रहा है कि गांव में कुछ लोग ऐसे थे कि वो आए और वो उन्हें सफाई कर्मचारी कहा जाता था और वो आकर के अपना काम करते थे। तो मेरे जो है जहाँ हम रहते थे वहाँ भी एक भाभी आती थी, मैं उनको भाभी कहता था। जी, मेरे ख्याल से चाय साथ साथ चले तो अच्छा रहेगा। और वो आती थी तो जब भी कुछ थोड़ा बहुत कोई तीज त्यौहार आया तो वो सब पूरा उनका कार्य था, साफ सफाई और उनका दायित्व था। लेकिन पैसे कोई उनसे स्नेह संबंध कम हो ऐसा नहीं था। तो उनके जो पति थे वो कोलकाता रहते थे। वो आती थी और मैं चौथी पांचवी में पढ़ता था और मुझे ये चीज़ें नहीं पता थी, ये जो इस तरह की भावनाएं होती है ना कि बड़े और छोटे वाले, ये मुझे कभी घर वालों ने न सिखाई न घर में भावनाएं थी। तो भाभी बहुत अच्छी लगती थी। वो 16-18 वर्ष की एक उनकी वय रही होगी। तो वो चुपके से एक अंतर्देशी पत्र लाती थी। जी, यहाँ मैं आपको बीच में और थोड़ा सा वो कहती थी, नहीं सर, मैं आपको यहाँ बीच में थोड़ा सा ये रोकना चाहूँगा कि आप अपने जन्म स्थान के बारे में बता दीजिए ताकि हमारे जो दर्शक हैं वो ये जान जाएं कि आपका संबंध कहाँ से रहा है। ये घटना है जी, उत्तर प्रदेश में मैनपुरी जनपद जी, जी, में एक गांव है चितायन, जहाँ मेरी ननिहाल है। जी, वहाँ की ये घटना है जी, जी, जिसने मेरे जीवन को एकदम बदल दिया। जी, तो वहीं मैं पैदा हुआ, ननिहाल में रहता था और उसी मैनपुरी जनपद का ही एक गांव है, इसे ही खास, वो मेरा पैतृक गांव है, अभी भी है। चूँकि कोई था नहीं मामा वगैरह, तो मैं वहीं नाना जी के साथ पला बड़ा। वो नहीं है तो वो जो भाभी आती थी उनको मैं बहुत स्नेह से आदर से देखता था। और वो एक अंतर्देशी पत्र लाती थी और वो शाम को आती थी, कहती थी कि भैया एक चिट्ठी देखो ये आई है तुम्हारे भैया की, इसको पढ़ो। वो पढ़ी लिखी नहीं थी, डाकिया उनको दे जाया करता था और वो एक कोने में सुनती थी, क्योंकि उनके पति ने जो लिखा है वो सबके सामने तो सार्वजनिक नहीं होना चाहिए। घर वाले हालांकि मेरे जानते थे, तो मैं धीरे धीरे पढ़ता था। उसमें ऐसे मनोभाव, जो वो उनके पति थे वो भी कोई बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन जो हृदय होता है और जो लगाव होता है, जो प्रेम होता है, उसका संबंध मुझे लगता है भाषा से भी नहीं होता उस प्रकार से, न कोई डिग्री से होता है। उसमें वो जो लिखते थे अपनी पत्नी के लिए, वो मैं पढ़ के सुनाता था। फिर वो एक अंतर्देशी निकालती थी कि भैया इसका उत्तर लिख दो। मैं 5वीं या चौथी कक्षा में था। मैं उसका उत्तर
सोचता था, मतलब मैं वो जो महिला थी उनके भाव वो बन करके लिखता था मैं। जी जी। ऐसा लगता था कि ऐसा नहीं कि भैया आपकी ये मतलब जो है पत्नी है या भाभी है ये कह रही है, ना ना, मैं कहता था कि जो वो खुद लिख रही है, जबकि वो लिखना पढ़ना नहीं जानती तरफ से आप लिखते थे। तो वो मुझे लगता है वो जो सात्विक प्रेम मैंने गृहस्थी का देखा, गृहस्थ जीवन में किस प्रकार से पति और पत्नी का प्रेम होता है, उस सात्विक प्रेम से काल्पनिकता मेरी जो है पैदा हुई जी। अगर मुझसे कोई कहे कि आपकी कल्पना शक्ति कहाँ से पैदा हुई, तो उस भावी से का बहुत श्रेय है। मतलब आपने उनके भावों को और उनके भावों को मैं सोचता था। बाद में मुझे पढ़ने लिखने के लिए, बाद में मुझे और अध्ययन करने के लिए आगे जाना पड़ा, परंतु मुझे लगता है मेरे मूल में वो कल्पनाएं हैं जिनसे भीतर का जो प्रेम है, भीतर का जो की जो नैतिकता है, भीतर का जो स्नेह है, लगाव है, आत्मीयता है, वो प्रकट हो गई और वो आज भी जीवित हैं। मैं जाता हूँ तो उनको प्रणाम करता हूँ, उनसे मिलता हूँ और मैं कहता हूँ कि मैं तो कवि बन गया हूँ। और आपने जो पत्र लिखा दी थी तो मैं वो कहती हैं कि अरे भैया हम तो ऐसे, अब दोनों लोग अभी हैं। अच्छा। तो ये जो कल्पनाशीलता एक बालक के अंदर होती है, ये चौथी पाँचवीं कक्षा से शुरुआत हुई और आगे जाकर के अध्ययन करने के लिए मुझे प्रयाग जाना पड़ा। वहाँ महादेवी जी से संपर्क हुआ, डॉक्टर जगदीश गुप्त जी मुझे मिले और मेरे अपने जो एक कहना चाहिए जो एक व्यक्ति का स्वभाव होता है, मन होता है, उसकी रुचियां होती हैं, उसके अनुसार वो ढूंढता जाता है। मतलब कि ये हुआ बचपन आपका जो है ना अपने ननिहाल में बीता, उसके बाद शिक्षा दीक्षा के लिए आपको प्रयाग में गया जी। और प्रयाग में मतलब कि महादेवी वर्मा जी रही हैं, निराला जी रही हैं, उनका बहुत मुझे संबल मिला। हाँ, वहाँ तो निराला जी तो उस समय वो धरती ही ऐसी है कि वहाँ जाने से ही व्यक्ति को जी निराला जी उस समय जीवित तो नहीं थे जी, लेकिन उनके सुपुत्र पंडित रामकृष्ण त्रिपाठी जी उस समय थे। तो हम अनेक संगोष्ठियां करते थे, रामकृष्ण त्रिपाठी जी को ले आते थे हम कि दादा चलिए, और हम सब नए नौजवान थे, एक संकल्प नाम की संस्था हमने बनाई थी, तो हम आते थे और हमें सब लोग सपोर्ट बहुत करते थे। डॉक्टर मोहन अवस्थी थे, डॉक्टर जगदीश गुप्त जी थे, अन्य रचनाकार थे जो कभी भी ये नहीं कहते थे कि ये क्या कर रहे हो, छोटी सी बात, छोटी सी गोष्ठी कर रहे हो। उसी दारागंज में बसंत पंचमी के दिन निराला जयंती पर हमने अनेक संगोष्ठियां अपने मित्रों के, अपने साथियों के साथ वहाँ पर की। और महादेवी जी के साथ तो आपका प्रत्यक्ष का संबंध, महादेवी जी के घर बहुत संबंध रहा है जहाँ तक मुझे मालूम है। महादेवी जी के घर आना जाना हम सब नौजवान बच्चे करते थे और हमें ये लगता था कि अब हमें कुछ भी प्राप्त नहीं करना है, हमें जो कुछ था वो मिल गया है, हमारा लक्ष्य प्राप्त हो गया जब उनको हम देखते थे। इतनी अगाध श्रद्धा उनके प्रति। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि उनसे यदि आपकी प्रथम भेंट का जिक्र हम यहाँ पे ना करें तो कुछ अधूरा सा रहेगा। अरे आनंद जी, वो तो बड़ी लंबी बात हो जाएगी। प्रथम भेंट, अब देखिए मैनपुरी जनपद, ठीक है, शिक्षा के नाम से बहुत अग्रणी नहीं था उस समय, और मैं वहाँ से गया क्योंकि कविता के बीज थे। तो जब मैं पहुँचा वहाँ प्रयाग में, तो मैं और कुछ मुझे नहीं ध्यान में था। एक तो था चंद्रशेखर आज़ाद अल्फ्रेड पार्क, तो मैं उस पार्क में गया, हालांकि आज उसका नाम चंद्रशेखर आज़ाद पार्क ही हो गया है। तो जहाँ उनका बलिदान हुआ था, जहाँ उन्होंने अपने आप की मैं पकड़ में नहीं किसी के आऊँगा, मैं आज़ाद हूँ, उन्होंने पिस्तौल की जब 5 गोलियों के बाद एक रह गई थी तो उन्होंने खुद चला ली थी अपने ऊपर। तो मैं वहाँ गया, उनकी मूर्ति भव्य बनी हुई है वहाँ, उनको मैंने प्रणाम किया, मैं लेट गया और मुझे ये लगा कि महादेवी जी हैं यहाँ। तो मैं बहुत मुश्किल से वहाँ पहुँच पाया, वो बहुत बीच में बातों को काटता हूँ, और मुझे ये पता नहीं था क्योंकि मैं तो गांव से गया था, मुझे पता ही नहीं था कि किसी बड़े आदमी से मिलते हैं तो पहले अपॉइंटमेंट लेते हैं, फिर बात करते हैं, फिर कुछ तो मुझे पता नहीं था। मैं चला गया अशोक नगर, मुझे मिल गया तो अशोक नगर चला गया और मैं वहाँ जाकर के 1-2 बजे पे बैठ गया। मैं बैठा रहा। तो हिंदुस्तानी एकेडमी का काम देखते थे, अधिकारी थे डॉक्टर रामजी पांडे। वो रामजी पांडे जी जो थे वो आए अपना वहाँ से छुट्टी करके एकेडमी ऑफिस से, और जब वो घुसे आकर के वो वहीं रहते थे महादेवी जी के उसी घर में, अभी भी वो संभवतः रहते हैं सब लोग। और उनकी बिटिया आरती पांडे मेरे साथ पढ़ती थी वहाँ इलाहाबाद में, उन्होंने भी हिंदी से एमए किया था। तो और यश मालवीय उनके जो बहुत अच्छे गीतकार हैं वो उनके दामाद हैं, यश भाई साहब जो हैं, उनसे विवाह हुआ उनका आरती जी का। उमाकांत मालवीय बहुत बड़े गीतकार थे, उनके सुपुत्र हैं यश मालवीय जी। तो ये सब एक परिकर है, एक परिवार की तरह सब लोग थे वहाँ। तो हुआ ये कि मैं वहाँ गया तो रामजी पांडे जी जब आए दोपहर में, उस समय तक मैं नहीं जानता नहीं था, विवाह भी यश जी का उस समय नहीं हुआ था।
तो उन्होंने मुझे देखा, ये लड़का कौन बैठा हुआ है, मैं बरामदे में बैठा हुआ था। फिर उन्होंने कहा कैसे बैठे हो, मैंने कहा मुझे महादेवी जी से मिलना है। उन्होंने मुझे 19 से ऊपर तक देखा, कहाँ से आए हो, मैंने कहा विश्वविद्यालय से आया हूँ। पढ़ते हो, मैंने कहा जी हाँ। तो उन्होंने कहा महादेवी जी से ऐसे मिलते हैं, हमने कैसे मिलते हैं। हाँ, सही बात। तो उन्होंने कहा कि तब तक उनकी श्रीमती जी ने जान लिया पीछे से कि अरे ये गेट तो खुला है, ये घुसे हैं। हालांकि वो अशोकनगर का बंगला बहुत बड़ा है। तो देखा किससे बात करने लगे, तो देखा अरे किससे बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा लड़का बैठा हुआ है, बहुत देर से आपने देखा नहीं। तो वो आई, उन्होंने कहा बेटा पानी पियोगे। उन्होंने पानी पिलाया मुझे, ठंडा पानी लेके आई। मैंने कहा मैं तो बैठा हूँ, 3-4 घंटे हो गए। तो उन्होंने कहा कि क्यों बैठे हो, मैंने कहा मैं मिलूंगा, कोई तो निकलेगा अंदर से। उसके पश्चात क्या होता है कि रामजी पांडे जी ने कहा बेटा तुम जाओ, अभी शाम को मिला करती हैं, ऐसे नहीं मिलती, जाओ। और वो अपने घर चले गए पीछे, उसी परिसर में उनका घर था। और मैंने अपनी साइकिल उठाई जो मैं बाहर खड़ी करके आया था, और मैं चला गया। दारागंज में रहता था मैं। तो मैं चलता चला गया। जब मैं थोड़ा सा 1-2 किलोमीटर तक पहुंचा तो मैंने सोचा कि 5-6 बजे, तो अभी थोड़ी देर में 5-6 बज जाएंगे। और उस दिन मैंने भोजन नहीं किया था। अच्छा। सवेरे से मैं चला आया था बिना। अच्छा। तो मैंने कहा 5-6 फिर बज जाएंगे, तो क्यों ना मैं अभी यहीं बैठा रहूं, वो तो अंदर चले गए होंगे। मैं फिर घूम करके आया, फिर मैंने वहीं बाहर साइकिल टेक दी, और मैं वहीं बरामदे में फिर चुपचाप बैठ गया। जब 6 बजे या 5 बजे जो भी थे, उस समय एक छोटा सा बालक निकल के आया उस घर में से, और उसने कहा क्या है। मैंने कहा मुझे देवी जी से मिलना है। महादेवी जी को देवी जी कहते हैं। अच्छा। तो उन्होंने कहा, उस बच्चे ने कहा नाम लिखो, और नाम लिखा पर्ची पे। मैंने पर्ची पर, और वो पर्ची मैंने दी। तो महादेवी जी ने अंदर से लिखा कि अस्वस्थ हूँ, आज नहीं कल मिलेंगे महादेवी। ये पहले ये एक और चाहे कुछ मान लीजिए आप। तो वो मैंने जब देखा तो उस बच्चे ने इतना देकर के वो चला गया, क्योंकि और आने वाले तो उस दिन नहीं आए, क्योंकि उन्होंने तो अपने फ़ोन से संपर्क कर लिया होगा। हालांकि मैंने बहुत बहुत लोग वहाँ देखा है, तो लोग शाम को तो वहाँ लोग आते ही रहते थे, और प्रयाग तो बुद्धिजीवियों का गढ़ है। तो मैंने देखा और मैं बहुत अभिभूत हो गया। अच्छा। मैंने कहा हाँ, ये महादेवी जी का, जिनकी मैंने कविताएं पढ़ी हैं, उनके प्रति भक्ति थी, बहुत गहरी भक्ति थी। फिर मैंने क्या किया आनंद जी, बड़ा विचित्र कार्य किया। मैं उसी बंगले में पीछे से गया, अभी मैं बाहर नहीं गया हूँ। अच्छा। और पीछे से खिड़की थी, वहां से मैंने देखा तो दूर महादेवी जी दिखाई देगी अपने, उनके गर्दन में कहीं कुछ पीड़ा थी थोड़ी सी। तो वो ऐसे जो सीपियाँ, छोटे छोटे शंख जो आते हैं, जो हम जाते हैं वहाँ कन्याकुमारी वगैरह, तो नहीं जो मालाएं मिलती हैं शंखों की, ऐसी मालाएं वो ऐसे रखे, और वो कुछ ऐसे पढ़ रही थी। मैंने एक टक उनको देखा और चोरों की तरह देखा। अच्छा। क्योंकि मुझसे तो वो उन्होंने इस दिन कह दिया कल मिलेंगे, लेकिन मैं तो उनके दर्शन करना चाह रहा था। उनको मैं एक टक देखता रहा। फिर मुझे लगा कि कोई ये कहेगा पांडे जी पीछे से आ जाएंगे, और वही परिसर तो वही था कि, तो मैंने कहा कि अरे चलना चाहिए। और फिर मैं निकल आया, प्रणाम कर, जैसे मुझे भगवान मिल गए हों। और फिर मेरी साइकिल जो थी वो इतनी तेज चली कि मैं पता नहीं कब दारागंज पहुंचा। हमारे साथियों ने कहा देखा है मिलाए, मैंने कहा देखिए मैं मिलाया और लिख करके भी लिया, देखो ये है। तो वो जो एक उनके प्रति अगाध श्रद्धा का भाव था, वो प्रकट होता रहा। बाद में बहुत दिन बाद मैंने उनको ये कहानी बताई कि ऐसा हुआ था जब मैं पहली बार आया था। तो बहुत वो उन्हें स्नेह मेरे प्रति प्रकट हुआ, और उन्होंने मुझे एकदम ऐसे करके चिपटा लिया कि अरे तुम ऐसे बच्चे हो। तो ये मुझे लगता है कि बड़ों के प्रति इस प्रकार की श्रद्धा, मैं तो कहता हूँ मेरे जितनी मेरे भीतर है वो सब लोग रखें, तो मैं तो कोई उपदेश नहीं दे सकता, लेकिन होनी चाहिए। उससे हम बहुत सीखते हैं। हमने उनके व्यक्तित्व से ही बहुत कुछ सीखा। जी जी। तो ये आप में जो साहित्य के अंकुर फूटे वो इलाहाबाद की धरती से फूटे, या ये कहिए कि ननिहाल में आपने जो हाँ। वो आपकी भाभी जी थी उनके पत्र लिखने से? वो मैं पत्र लिखने से पहले मुझे लेखन आया। हाँ, लेखन आ गया, कल्पनाशीलता आई जी। और फिर मैं जब पढ़ने गया, वहीं पर एक इंटर कॉलेज था, समान एक स्थान है मेरे ननिहाल के पास में। तो वहाँ दिनकर जी, बलबीर सिंह रंग, बैजू कानून गो, उदय प्रताप सिंह जी, सोम ठाकुर जी, भारत भूषण जी, ये लोग वहाँ प्रत्येक नवंबर में वहाँ वो स्थापना दिवस होता था 14 नवंबर विद्यालय का, उसे इंटर कॉलेज बोलते हैं वहाँ उत्तर प्रदेश में। +2 का जो विद्यालय होता है उसको इंटरमीडिएट कॉलेज कहते हैं जी, पहले इंटरमीडिएट। तो वहाँ पर लोग आया करते थे और मैं देखता रहता था, और कबीरदास जी की तरह
आपको आपको बड़ा आश्चर्य होगा। इधर तो जनता बैठी है, इधर इधर जो लड़के हैं वो बैठे हैं। रात भर चलता था कवि सम्मेलन, बीच में निकलने का रास्ता था। तो मैं ऐसे किनारे बैठता था कि वहाँ से उतर करके जो रचनाकार इधर जाएं या इधर से ऊपर मंच की तरफ जाएं तो वो मुझसे टकरा जाएं। और बलबीर सिंह रंग जी का अभिनंदन होना था, और मुझे याद है कि मैं शायद 9th या 10th में पढ़ता था, तो मैं बार बार ऐसे हो रहा था। और जो सर खड़े थे वो कर रहे थे, बच्चों इधर हो जाओ। एक रस्सी बंधी हुई थी, वो रास्ता बना रहे थे। लेकिन हाँ नहीं, रस्सी पहले से बंधी हुई थी, पर रस्सी से कि इधर कंधे ना निकल जाए रास्ते में। मैंने ज़बरदस्ती कंधा निकाला और बलबीर सिंह रंग जी जो थे उनका वो टकराए, थोड़े लड़खड़ाए और उन्होंने कहा अरे बेटा चोट तो नहीं लगी? मैंने कहा नहीं। और मैंने कहा कि रंग जी ने मुझसे ऐसे कहा है। तो वो कबीरदास जी वाली बात, ये भावना थी बस, और कुछ नहीं था कि लोग मैं उनसे बात कर पाऊँ, उनको छू पाऊँ, उनको देख पाऊँ। ये लगता था पता नहीं कि अगर सृष्टि में कुछ अच्छा है तो यही लोग हैं। तो देखिए, इलाहाबाद संगम और उसके बाद भिवानी छोटी काशी, तो आपका फिर संगम से यहाँ छोटी काशी में कैसे आगमन नहीं, हुआ? संगम से मैं गया जब मैं 87 में 1987 में GRF हुआ जी, तो मुझे फेलोशिप मिली नेट GRF जी। तो मैं गया बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जी, और मैंने शोध में वहाँ अपना नामांकन कराया। मेरा नामांकन हो भी गया था और मैं करीब 4-4.5 मास वहाँ रहा। तब तक एक पत्र आया विश्व भारती शांति निकेतन से, जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है। तो वहाँ से आया कि आप यहाँ से भी रिसर्च कर सकते हैं, शोध कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि गुरुदेव टैगोर द्वारा स्थापित वो विश्वविद्यालय है, वो तो उस समय आश्रम था, अब तो केंद्रीय विश्वविद्यालय है। और महादेवी जी ये कहा करती थी कि अहिंदी भाषी क्षेत्र में जाकर के हिंदी का प्रचार करने का यदि अवसर मिले तो राष्ट्रभाषा की सेवा अवश्य करनी चाहिए। तो ऐसा एक विचार मन में, मस्तिष्क में था। तो मैंने कहा मैं तो वहाँ जाऊँगा, वो अहिंदी भाषी क्षेत्र है। और मैं वहाँ पहुँच गया। तो मैंने वहाँ करीब 2.5 वर्ष में अपना शोध पूरा किया, और शोध पूरा करने के पश्चात 5 वर्ष तक मैं रहा वहाँ। मैं जिस दिन गया था उस दिन मैंने कक्षाएं पढ़ाई थी। तो हिंदी डिप्लोमा, जो हिंदी में लोग डिप्लोमा करते हैं, कोर्स होता है, वो मैंने उसी दिन से कक्षाएं ली, और पूरे 5 वर्ष तक GRF के बाद फिर SRF हो जाता है, सीनियर फेलोशिप मिल जाती है। मैं वो काम करता रहा। अब पूरे 5 वर्ष तक मैंने वहाँ हिंदी का प्रचार प्रसार किया। और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा का एक संस्थान और चलता है वहाँ, बोलपुर पास में कस्बा है। तो वहाँ पर भी मैं गया और मैंने कहा कि अगर मैं यहाँ पढ़ाऊँगा तो मुझे अच्छा लगेगा। तो लोगों ने कहा अरे आपका स्वागत है। तो वहाँ भी रह करके मैंने, तो हम जो बैंक में कर्मचारी काम करते हैं, जो प्रमोशन के लिए हिंदी की कुछ उपाधियाँ प्राप्त करना चाहते हैं, उनको फिर मैंने पढ़ाया। तो इस तरह से मैं उस संकल्प को भी मैंने ध्यान में रखा। और वहीं पर मेरी भेंट हुई थी, एक बहुत अच्छे रचनाकार भी थे, जो हमारा भिवानी में हलवासिया विद्या विहार है, इसके फाउंडर भी हैं, संस्थापक भी थे, अब तो रहे नहीं, श्रीमान पुरुषोत्तम दास जी हलवासिया जी। और आचार्य विश्वकांत शास्त्री जी, जो कोलकाता में वहाँ अध्यक्ष थे, उनसे मेरा संपर्क हुआ। और वो उस समय राज्यसभा के मेंबर भी बाद में बने, और राजनीति में भी लोग उनको लाए। वो पहले MLA थे वहाँ बड़ा बाजार से, जनसंघ के, लेकिन बहुत विद्वान थे आचार्य विश्वकांत शास्त्री, भक्ति काल के। तो उनसे संपर्क हुआ। तो उन्होंने कहीं न कहीं इस प्रकार की बात बनी कि बेटा एक बार वहाँ जाओ। और मैं तो उनके सामने बालक था, उनकी आज्ञा का को कैसे अवमानना नहीं कर सका। और यहाँ आया तो ये बहुत अच्छा विद्यालय था, और फिर मैं यहीं रह गया। और मुझे आप सब लोग मिले। भिवानी भी छोटी काशी कही जाती है, और उसमें भी बहुत अच्छा लेखन हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो बस एक दाना पानी था, रम गया मैं जी। यहाँ आकर के आपने हलवासिया विद्या विहार में भी अपनी सेवाएं दी हैं, वेस्ट कॉलेज में भी अपनी सेवाएं दी हैं, और साथ साथ साहित्य जो है वो भी आप मतलब रचते रहे हैं। यहाँ पे मतलब साहित्य सर्जन होता रहा है, बहुत से लोगों को आपने प्रेरित भी किया है, आपको सम्मान भी बहुत मिले हैं। यदि चर्चा को यदि हम बहुत ज़्यादा विस्तार में ले जाएंगे तो बहुत लंबा समय लगेगा। संक्षेप में हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने यहाँ भिवानी में रह करके जो साहित्य सेवा की है और आपको जो सम्मान मिले हैं उनको थोड़ा सा मतलब किस तरह से आप देखना चाहेंगे? भिवानी में आपने जो नाम लिया वो वैश्य PG कॉलेज है जी। वहाँ डिस्टेंस में दूरवर्ती शिक्षा में जो कक्षाएं महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय ने शुरू की थी, तो उसमें उन्होंने कहा प्राचार्य जी ने कि आप आकर के
आपका इतना अध्ययन है, आप पढ़ाइए। तो वो मैं एमए हिंदी की कक्षाओं को करीब 12-14 वर्ष तक मैं निरंतर, जब तक वो पाठ्यक्रम चला है, पढ़ाता रहा। वो वैश्य कॉलेज है, वैश्य महाविद्यालय है। आप अखिल भारतीय, सुनिए मैं बीच में आपको टोकना चाहूँगा कि आपने मतलब एज ए शिक्षक भी अपनी सेवाएं दी हैं, साथ साथ आप अखिल भारतीय साहित्य परिषद से भी जुड़े रहे हैं जी। तो उसके बारे में थोड़ा सा संक्षेप में आप बताइए, उसके बाद हम बात करते हैं आपके मान सम्मान की। अखिल भारतीय साहित्य परिषद जो एक साहित्य के विकास को उसको आगे बढ़ाने के लिए समर्पित संस्था है, उसमें मैं जुड़ा रहा भिवानी आने से पहले ही। 1996 में मैं आया भिवानी, उसके पहले से ही मैं उसमें कार्य करता था, क्योंकि देश के अनेक अनेक विद्वान जुड़े थे, प्रयाग के भी अनेक लोग थे, शांति निकेतन कोलकाता के लोग थे उसमें विद्वान। तो मैं जुड़ा रहा, और जब मैं यहाँ आया तो मैंने यहाँ खोजा कि वो साहित्य परिषद कहाँ है। जैसे ही मैं यहाँ आया तो मुझे मालूम पड़ा कि वो संस्था तो है, लेकिन वो संस्था में थोड़ा सा बहुत सक्रिय नहीं है। तो उसे सक्रिय करने के लिए मैं यहाँ डॉक्टर हरिचंद वर्मा जी भी कभी उसके अध्यक्ष रहे, उदयभानु हंस जी जो बहुत बड़े रचनाकार थे वो भी उसके अध्यक्ष रहे। तो उनके मैं पास गया और उन्होंने कहा नहीं, कोई कार्यक्रम किया जाए, हम सब लोग आएंगे। तो फिर 96 से पुनः एक सक्रियता के साथ, उसके पहले रही होगी सक्रियता, जो लोग जुड़े रहे होंगे वो काम तो करते थे, तो फिर हमने उसको बढ़ाया। अनेक अनेक वर्षों तक मैं उसका महामंत्री रहा। बाद में डॉक्टर पूर्णमल गौड़ जी जो करनाल में डीएवी के प्राचार्य भी रहे, वो जब अध्यक्ष बने तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं प्रदेश के स्तर पर आपको काम दूंगा, कुछ कार्य करवाऊंगा, आपसे दायित्व दूंगा। पद तो नहीं होता है, दायित्व तो होता है जी। तो फिर मैं निरंतर 2 बार उसका संगठन मंत्री भी रहा पूरे प्रदेश का जी। और उसका मैं आजीवन मेंबर हूँ। तो इस प्रकार से उसमें रहा। संस्कार भारती में मैंने काम किया, उसके पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में भी जब मैं प्रयाग में था, और अभी हिंदी साहित्य भारती जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जी, मैं उसका पूरे हरियाणा प्रदेश का संयुक्त महामंत्री का दायित्व मेरे पास है। तो यदि सम्मान की बात करें तो भिवानी परिवार मैत्री संघ जो है उसकी ओर से आपको सम्मानित किया गया, हरियाणा साहित्य अकादमी की ओर से आपको सम्मानित किया गया, बड़े बड़े पुरस्कार जो है आपके नाम मतलब हुए, और आपको सम्मानित करके लोगों को लगता है कि जैसे वो खुद सम्मानित हो रहे हैं। तो इनके बारे में थोड़ा सा बताइए ताकि हमारे जो युवा रचनाकार हैं वो भी प्रेरणा लें और आपके जैसा करना चाहें। जी, मैं जब शांति निकेतन में था तभी मुझे 2 बार भारत के संसद भवन में पुरस्कृत सम्मानित होने का अवसर मिला था जी। तो मैं 2 बार तो वहाँ से गया था जी। लेकिन भिवानी आने के बाद जो उदयभानु हंस जी अपने नाम से सम्मान देते हैं, और वो अच्छे अच्छे रचनाकारों को खोजते थे कि मैं अपने जन्मदिन पर पुरस्कृत करूं, तो वो सम्मान उन्होंने मुझे अपने कर कमलों से दिया। और उसके पश्चात राजेश चेतन जो एक हमारे हम उम्र हैं, जो रचनाकार हैं, जिन्होंने भिवानी परिवार मैत्री संघ की स्थापना की वहाँ दिल्ली में, तो वहाँ भिवानी परिवार मैत्री संघ भी जो आपने अभी जैसे कहा पंडित माधव मिश्र जी के नाम से भी सम्मान देता है, साहित्य अकादमी भी देती है, और अन्य सम्मान भी वहाँ पर दिए जाते हैं। तो वो सम्मान मुझे वहाँ से मिले। और इसके अतिरिक्त बहुत सारी संस्थाएं हैं, ठीक है, आपकी संस्था भी है, आपकी संस्था से भी आपने भी ये अवसर मुझे प्रदान किया। एक बहुत बड़ा आयोजन आप हर साल करते हैं, तो ये बहुत सूची लंबी है, और जो भी मित्र हैं उन्हें लगता है कि भाई ऐसा किया जाए। इस वर्ष का पंडित माधव मिश्र सम्मान जो हरियाणा साहित्य अकादमी का 2.5 लाख राशि का है, वो भी मुझे प्राप्त होने का सौभाग्य मुझे मिला। इस प्रदेश ने मुझे ये स्नेह दिया। उसके पहले जो श्रेष्ठ कृति पुरस्कार था देती है अकादमी, वो भी मुझे प्राप्त हुआ। और इस प्रकार से अनेक सम्मान मुझे मिले हैं। और जो सबसे बड़ी बात जो मुझे लगता आप पूछना चाह रहे थे, मैं ये मानता हूँ कि प्रत्येक सम्मान एक चुनौती होती है जी। वो एक दायित्व बढ़ जाता है हमारा कि सम्मान मिलते ही एक सिर पर बोझा रख दिया गया। तो इस मधुप जी बहुत बड़े कवि थे हमारे, भिवानी परिवार मैत्री संघ उनके नाम से भी सम्मान देती है। तो मुझे 2015 में वो सम्मान भी मिला था वहाँ से। और जो मैं कह रहा था कि सम्मान एक बहुत बड़ी चुनौती, एक दायित्व बढ़ जाता है कि आप लेखन करें, आप और पढ़ें, आप और गंभीर बने, आप अपने मित्रों से प्रेरणा लें
और मित्रों को प्रेरित करें। जी। जो नौजवान पीढ़ी है, जो हमारे बाद के लोग हैं। हाँ, मैं उसी मतलब बात पे आ रहा जी। था। आपने कहा ना कि सम्मान लेने से हमारे सिर पे एक बोझा सा जी, मतलब बढ़ एक जाता दायित्व है। बढ़ जाता है। जी, दायित्व बढ़ जाता है। जी, जी। तो उस दायित्व को हम इस रूप में पूरा करते हैं कि हमारे काम को कोई ना कोई आगे बढ़ाने वाला हो। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप हमारी जो नौजवान पीढ़ी है, यानी कि साहित्य में जो नए आ रहे हैं, जी। उनको लेकर के क्या कहना चाहेंगे, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो जो स्थापित हैं, उन्होंने जो किया है उस मतलब परंपरा को वो आगे बढ़ाएं, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? आनंद जी, मैं बहुत आशावादी व्यक्ति हूँ जी। और आप भी बहुत आशावादी व्यक्ति हैं। मैं देखता हूँ जीवन व्यवहार में बहुत सारे चलिए। चीज़ें आपके सामने आती हैं और आप जिस तरह से हंस करके उनको ठेल देते हैं, झेलते हुए और ठेलते हुए आगे बढ़ते हैं, मैंने देखा है। शुक्रिया। और ये साहित्यकार का मूल धर्म भी यही होता है। परंतु मैं, जो हमारे आगे वाली पीढ़ी है, उस पीढ़ी में बहुत ऊर्जा तो बहुत है, बहुत ऊर्जा है। लेकिन एक बात, और मैं बहुत आशावादी भी हूँ उस पीढ़ी से, कि बहुत ऊर्जा जहाँ होती है वहाँ उसको सही दिशा मिले तो बहुत काम वो कर सकते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ जी। कि हमारी नौजवान पीढ़ी बहुत जल्दबाज पीढ़ी है। अच्छा। वो बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ प्राप्त कर लेना चाहती है। और कई बार तो हमने ये देखा कि जो अपनी परंपरा है, उस परंपरा को भी एक तरफ वो ठेल देते हैं। अच्छा। और आगे मंच पर, सीधे मंच पर हमारे सामने क्या होता था, मैं बताऊं अपना, कि वर्षों तक, जैसे पहली बार मुझे महादेवी जी ने कहा कि कुछ लिखते हो, करीब 1.5-2 वर्ष उनके पास जाते जाते जब हो गए मुझे, तब उन्होंने एक प्रश्न किया, कुछ लिखते हो? अच्छा। और जब उन्होंने कहा कुछ लिखते हो, तो जैसे मेरी बहुत बड़ी कोई चोरी पकड़ ली गई हो, मेरा पूरा शरीर कांप गया। अच्छा। मैंने कहा नहीं, मैं कैसे लिख सकता हूँ? तो ये क्यों था कि इतनी बड़ी एक रचनाकार है, पूछने कुछ लिखते हो, मैं क्या कहूँगा? हाँ। और हमारे यहाँ तो तुलसी बाबा इतने बड़े रचनाकार हुए हैं, वो कहते हैं कि कवि न होऊं नहीं चतुर कहाऊं, ठीक है, मत अनुसार राम गुण गाऊं। मैं तो राम के गुणगान करता हूं, मैं कवि नहीं हूं, मैं कोई होशियार रचनाकार नहीं हूं। तो ऐसी धरती है हमारी, वो कबीर की धरती है, जो कहते थे हम कुछ है ही नहीं, मुझसे कागज छुयो नहीं, कलम गई नहीं हाथ। और आज तो जो आता है वो सीधा यही करके आता है कि मैं कविता लिखता हूं, मैं उपन्यास थोड़ा धैर्य रखना चाहिए कि अब बहुत लोग ऐसे हैं, उनको काव्य के तत्वों का पता नहीं, बहुत से लोग ऐसे, उनको उपन्यास के तत्वों का पता नहीं, उपन्यास कैसे लिखा जाता है, उसकी भाषा कैसे होनी चाहिए, उसका संवाद उसमें जो आते हैं उनको वो कैसे, उनका क्रम क्या होना चाहिए। लेकिन वो लिखना तक सीमित नहीं है, वो कुछ सीखना नहीं चाहते अपने से, बड़ों से, और वो सब कुछ छलांग मार करके, वो कदम कदम चल करके नहीं, छलांग मार करके मंच पर पहुंचना चाहते हैं। और उसमें कई प्रकार की और भी जो कुरीतियां हैं ना, जो बुरी आदतें हैं, वो उनका उपयोग भी कई बार दुरुपयोग भी करते हैं। तो मुझे लगता है कि जो साहित्य का पक्ष तो साधना का पक्ष है, उस साधना के पक्ष को, जैसे आज एक अब जो कवि सम्मेलन की कविता है, तो वो कुछ बच्चे तो यही नहीं जानते हैं कि कविता है क्या, क्योंकि उन्होंने तो केवल कवि सम्मेलन में वो जो दोहरे अर्थ के चुटकुले सुने हैं। तो बहुत बच्चों को पता है कि कविता का मतलब यही है, भाई बच्चा पैदा हुआ और बड़ा हुआ और आपने कह दिया कि ये चश्मा है और कह दिया ये कप है, तो वो तो बड़ा होते हो तो जानेगा ये कप है, ये चश्मा है। तो उसको बताना पड़ेगा ना कि नहीं ये चश्मा है और ये कप है। तो ये जो ज्ञान है, ठीक है, दोनों प्रकार का ज्ञान, पुस्तकी ज्ञान भी और अनुभवजन्य ज्ञान भी, ये दोनों ही बहुत कमज़ोर मैं मानता हूँ कि अभी वो पीढ़ी है, उसको और काम करना चाहिए, थोड़ा होमवर्क करना चाहिए, थोड़ा सधना चाहिए, थोड़ा देखना चाहिए कि आखिर है क्या, तब जाकर के वो परिपक्वता के साथ उन भावनाओं को आवाज़ दे पाएंगे, स्वर दे पाएंगे, शब्द दे पाएंगे। और इसीलिए तो तमाम जो कुछ लिखा जा रहा है उसको लोग पढ़ नहीं पाते। माना कि आज जो ये मीडिया है, इसके माध्यम से लोग पहुंच रहे हैं बहुत जल्दी जल्दी, लेकिन वो पहुंचना सार्थक तो हो। उस पहुंचने का अर्थ ये बिल्कुल ना हो कि वो हम पहुंच भी गए लेकिन हमने एक जो पहचान थी रचना की वो समाप्त कर दी, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मेरा नौजवान पीढ़ी से भी ये हर समय कहना होता है, छोटे जो भाई बहन हैं, कि आप स्वाध्याय करें और संगति करें और धैर्य रखें और देखें। मतलब कि हमें महत्वाकांक्षा को छोड़ करके साहित्य के यथार्थ को समझना होगा। बिल्कुल जानना चाहिए। महत्वाकांक्षा जो है वो आगे बढ़ाती है व्यक्ति को, लेकिन अति महत्वाकांक्षा जो होती है कि सब कुछ आप समाप्त करके आगे बढ़ना चाहते हैं, आपसे आगे जो खड़े हैं पंक्ति में, उनको धकेल करके और आप एकदम सबसे आगे खड़े हो भी गए, तो जो व्यक्ति आपको देख रहा है वो आपके बारे में कोई अच्छी
धारणा नहीं बनाएगा, व्यक्तित्व के बारे में नहीं बनाएगा, जो कृतित्व आपका है वही, ये तो व्यक्ति ऐसा था, जी। ये क्या लिखा होगा इसने, क्योंकि आपका आचरण ही है जी, मतलब कि बात जो आपको आगे ले जाता है। बात हमने शुरू की थी व्यक्ति की अभिव्यक्ति से जी। और जिसके पास अभिव्यक्ति है असल में वही व्यक्ति है, वरना तो पशु घूमते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और साहित्यकार का धर्म है कि वो सबको साथ लेकर के चले। जी। तो आज की चर्चा का निष्कर्ष मैं समझता हूँ यही निकलता है और आपने चर्चा की, इससे बहुत से हमारे जो दर्शक हैं वो फ़ायदा उठाएंगे। आप स्टूडियो में आए इसके लिए आपका बहुत बहुत जी, आपका भी बहुत बहुत आभार। नमस्कार। तो दर्शकों, ये थे डॉक्टर रमाकांत शर्मा जी। इनके साथ हम कर रहे थे साहित्यिक चर्चा, जान रहे थे इनके व्यक्तित्व के बारे में और रचना यात्रा के बारे में। मुझे विश्वास है इनके साथ की गई चर्चा आपको पसंद आई होगी और फिर कभी यदि समय मिला तो इनके साथ फिर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।